नमस्ते सिलीगुड़ी। फिर हाजिर हो चुके हैं आपके सामने लगातार हर रोज की तरह एक मेहमान के साथ जुड़े हैं आपके साथ। और जो मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका नाम है सीए विशाल जैन। नमस्कार। नमस्कार सर। और इस बहुत सुंदर पहल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जहाँ पे सिलीगुड़ी की इतनी वैरायटीज ऑफ आइडियाज को आप जो लेके आ रहे हैं, अगर मेरे को लगता है कि जो एडवाइजर्स टू वेरियस म्यूनिसिपैलिटीज रहते हैं वो घर बैठ के रात को डेली अगर ये शो देख लेना, वो सुबह अपने बॉस के सामने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। उसके लिए बधाई सर। धन्यवाद। तो विशाल जी हमारे साथ हैं आज, विशाल जैन सीए। तो जैसा कि हमारा हर बार की एक परंपरा रही है कि जो हमारे मेहमान आते हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो विशाल जैन की जो अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, मगर मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा कि ये कहां कहां से जुड़े हुए हैं। पेशे से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव है, काफी सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। सीए विशाल जैन लगभग 5 वर्षों से सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिलीगुड़ी से ही बिलोंग करते हैं। सिलीगुड़ी में ही इनका जन्म हुआ है। और आज के दौर में अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में अच्छे खासा इनका नाम है। जीएसटी के प्रैक्टिस में आज काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम ये कर रहे हैं। इनकम टैक्स और विशाल जी स्पेशल इनवाइटी इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी में भी है और आईसीआई के मेंबर भी हैं। आईसीआई के मेंबर भी आप, और भी बहुत सारी संस्थाएं। इनका बहुत लंबा चौड़ा है। मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा कि ये कहां कहां से जुड़े हैं। खासकर अगर सोशल प्रोफाइल की बात करें तो महाराजा अग्रसेन में ट्रस्टी के रूप में है, और उदय स्कूल जो कि स्पेशल बच्चों का जो स्कूल है उसमें भी जुड़े हुए हैं ट्रस्टी के रूप में। और प्रेसिडेंट है, पास्ट प्रेसिडेंट है लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उदय के। और भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक और बहुत अच्छी संस्था है जिसके बारे में मैं खुद देख चुका हूं, अनुभव भी है, मातृ छाया स्कूल। तो ये मातृ छाया जो स्कूल है ये ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है, जिसमें ब्लाइंड बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उनका एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से जो सर्वांगीण विकास है उसको लेकर प्रयास करती है मातृ छाया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इस शो का जो मुख्य उद्देश्य है नमस्ते सिलीगुड़ी, यानी कि अमृत भोग राइस द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम नमस्ते सिलीगुड़ी, जिसमें हम बात करते हैं अपने शहर की, बात करते हैं अपने मेहमानों के साथ जो कि हमारे ही शहर के लोग हैं, और हमारे शहर में क्या समस्याएं हैं या उनका निदान कैसे हो सकता है उस पर हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम विशाल जी से जुड़ेंगे। तो विशाल जी, आप जो हमारे ऑफिस तक आए, आप कहां से आए? संजय जी, मैं ऑफिस तक जो आपके आया तो मैं वेनस मोड़ होते हुए, पानी टंकी मोड़ होते हुए सेवक रोड आया। कितना समय लगा और कितना समय लगना चाहिए था वाकई? अगर संडे होता तो कितना समय लगता? संडे होता तो मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट लगने चाहिए सर, और आज मुझे शायद लगे हैं 35 मिनट के आसपास सर। 35 मिनट? तो आप क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, समय की कीमत कितनी होती है, कैलकुलेट किया कभी आप? सर कैलकुलेशन का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि जो ये समय इधर चले जाता है उसके बाद समय बचता नहीं है। जो सिलीगुड़ी की कितना बहुमूल्य आपका समय? सर समय सबका ही बहुमूल्य है, आपका भी मेरा भी। हमारा समय ऑब्वियसली वी नीड टू बी इन ऑफिस, ताकि हम ज़्यादा से जल्दी अपने डिपार्टमेंट्स में पहुंच पाएं, सारी जगहों पे पहुंच पाएं। इसके लिए एक सुंदर व्यवस्था अगर रहती है तो शायद ये मेरा जो आज आपको जो मैंने बताया अभी 25 मिनट और 23 मिनट का जो कैलकुलेशन, ये शायद बच जाता सर। तो विशाल जी बता रहे हैं कि ये कैलकुलेशन जो बता रहे हैं ये बच जाता, और शायद हम भी इस बात को उठाने के लिए भी ये कार्यक्रम न चलाते कि आपको अपना समय बचाना है, क्योंकि समय बहुमूल्य है। समय से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है, कोई दौलत नहीं है। आप अगर एक एक मिनट में अगर हम समय के कीमत की बात करें तो आज देखिए जो बड़े बड़े उद्यमी है या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो उनका एक एक समय की कीमत बहुत होती है। मैंने कुछ दिनों पहले से एक कोट पढ़ा था फेसबुक पे, शायद आपने भी देखा होगा, कि अगर जो सबसे धनी व्यक्ति है दुनिया का, उसके सामने अगर 1,000 करोड़ मिलियन डॉलर पड़े रहे तो वो झुककर उन्हें उठाएगा, उसमें कितना समय लगेगा? तो ये आपने भी सुना होगा शायद। सुना तो है सर। हाँ, तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं उसको उठाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें जो समय व्यर्थ होगा उससे ज्यादा आमदनी मेरी उतनी टाइम में मैं कमा सकता हूं। तो ये सोचे कितना वक्त कितना कीमती होता है इंसान के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इस समस्या का निदान के बारे में, अगर समाधान की अगर हम बात करें तो समाधान के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि आप युवा हैं, शहर को काफी अरसे से देख रहे हैं, और आज जिस तरह से जैम की समस्या बढ़ रही है, विकराल रूप ले रही है, उसको कैसे समाधान किया जाए?
सर समाधान से पहले मेरे को जो समस्या दिखती है ना वो थोड़ी सी अलग तरह की है। जैसे आप अगर देखेंगे कि अभी आप अगर आप आपकी ऑफिस से भी नीचे की तो और देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि लोग फुटपाथ पे नहीं चलते हैं, लोग रोड पे चलते हैं। तो क्या होता है, पहले हम जब रोड की कल्पना करते हैं उससे पहले ये सोचना पड़ेगा कि आदमी चले कहाँ, आदमी, हाँ, पेडिस्ट्रियन कहाँ हो, आदमी चले कहाँ के बाद आता है कि पार्किंग कहाँ हो। पार्किंग होने के बाद हम बात करेंगे छोटे व्हीकल्स की, फोर व्हीलर्स की, और उसके बाद हम मान लीजिए फोर व्हीलर में जो बड़ी व्हीकल्स है उसकी बात करेंगे। तो पूरे सिलीगुड़ी में अगर आप देखेंगे तो शायद लोगों के चलने की जगह ही नहीं है। समस्या ये है, ट्रैफिक का निदान तो बाद में देखें, पहले ये समझे कि समस्या कहाँ पे है सर। तो आप अगर सेवक रोड में भी घूम लेंगे आपको शायद ही कोई हाइड्रेन दिखेगा। ऐसे लगता है सेवक रोड में हाइड्रेन ही नहीं है, क्योंकि वो हाइड्रेन जो है वहां पे ऑलरेडी इतने इंक्रोचमेंट्स है कि जनरल पब्लिक वहां से गुजर नहीं सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका समाधान इतना इजी तो नहीं है, क्योंकि अगर इतना इजी होता तो शायद अभी तक हम लोग बहुत कुछ आगे बढ़ चुके होते। बट मेरा सबसे पहला जो सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी अथॉरिटीज ये देखती है प्रोग्राम को, कि पहला जो है ना, पेडिस्टेरियन के लिए रूल्स भी बने और उनको राइट्स भी मिले। अभी क्या होता है ना, जितने भी हम बात करते हैं हमेशा रूल्स की बात करते हैं, रूल्स की, राइट्स की बात नहीं करते, और राइट्स की बात करते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करते। आप देखिए, हम पहले तो पेडेस्टेरियन को वो राइट ही नहीं दिया हमने। क्यों? क्योंकि वो आज हम बड़े शहरों में जाते हैं या मूवीज भी देखते हैं तो हमें दिखता है कि क्लीन फुटपाथ दिखता है, जहां लोग आराम से चल पा रहे हैं, साइकिल चला पा रहे हैं। चलिए साइकिल की कल्पना नहीं करते हैं, आदमी का चलने का तो हक है। वो चलने का हक अगर आदमी को ना मिले तो वो कहाँ चलेगा? पार्किंग लॉट में चलना चाहेगा। पार्किंग लॉट तो सर आपने ऑक्यूपाइड कर रखी है, तो अगर पार्किंग लॉट ऑक्यूपाइड है तो वहां कहां चलेगा? रोड पे चलेगा। अगर वो रोड पे चलेगा तो स्वाभाविक है ट्रैफिक तो कमजोर होना है, ट्रैफिक स्लो होना है। तो सबसे पहली जो अथॉरिटीज को सोचना चाहिए वो ये सोचना चाहिए कि पेडिस्टेरियन के लिए जो एक हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर फुटपाथ जो है, या हम मान लें कि हाइड्रेन के ऊपर एक प्रॉपर अरेंजमेंट वो कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आप सेवक रोड जैसी जगहों पे भी आप अगर मान लीजिए चलना भी चाहें, आप यहां से निकलेंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूं 100 मीटर चलने के बाद पहले आपको एक बार रोड पे उतरना पड़ेगा, फिर आप 2 दुकान छोड़ेंगे, फिर 100 मीटर चलेंगे। तो ये जो व्यवस्था है सर, ये जब तक नहीं होगा तब तक हम एक अच्छे शहर की कल्पना और ट्रैफिक फ्री शहर की कल्पना और ये 23 मिनट बचाने की जो बात कर रहे हैं शायद वो नहीं हो सकता सर। तो विशाल जी बता रहे हैं कि यह जो 23 मिनट बचाने की, या फिर हम यूं कहें कि अगर हम काफी लोगों की जो मिनट्स है वो एक साथ मिलाएं तो हजारों मिनट की या सैकड़ों मिनट की, लाखों मिनट की बात कर सकते हैं, जो कि बहुमूल्य समय हमारा व्यर्थ जा रहा है। उसको बचाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों पर विचार करना होगा, सिर्फ एक ही मुद्दे पर सोचने से नहीं होगा, दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो कि आपने राइट्स की बात की कि हाँ, जो नियम होते हैं वह जो सिटीजन के जो नियम है उन्हें भी पता होना चाहिए, उनके राइट्स उन्हें पता होना चाहिए। आप अगर हम सिविक सेंस के मामले में बात करें, जो मैं हर बार सवाल करता हूं, तो सिविक सेंस में आप 10 में कितने नंबर दे सकते हैं? सर मैं जितने मार्क्स दे रहा हूं उसमें मैं भी हूं, और मैं शायद इसमें सिविक सेंस की बात करते हैं तो 6 से ज्यादा नहीं देना चाहूंगा, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं। बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां, जैसे मैंने अभी राइट्स की बात करी पेडेस्टेरियन की, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी एक दुकान है, मान लीजिए मेरी एक दुकान सेवक रोड में है, मैं दुकान चलाता हूं, तो मैं उसी दुकान की आगे की जो परिवेश है उसको खाली ना रखूं, तो वो जो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक मूल्यांकन है वो मैच नहीं करेगा सर। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, राइट्स हो सकते हैं कम हो, पर हम जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम सारी चीजें अथॉरिटीज पे डाल देते हैं, हर चीजें अथॉरिटीज कर देगी तो फिर बात ही क्या थी सर। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बड़ा मशीनरी उनके पास नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अगर 200 स्क्वायर फीट की कोई शॉप खरीदी है या 400 स्क्वायर फीट की खरीदी है, इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं, तो मेरा जो दायरा है वो मेरी शटर तक ही होना चाहिए। आप जैसे ही शटर के बाहर जाएंगे तो आपने फिर पेडेस्टेरियन का जो राइट्स है वो छीन लिया, पेडेस्टेरियन रोड पे चले गए, अल्टीमेटली ट्रैफिक पे बाधा करेगा। तो बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि कल्प्रिट भी हम हैं और भोग भी हम रहे हैं। तो हम किसी पे इंजाम नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ अथॉरिटीज को नहीं बोल सकते। हमारा जो सिविक सेंस है वो स्ट्रांग जब तक नहीं होगा, हम जब तक जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं रुकेंगे, हम जब तक ये नहीं देखेंगे कि हाँ गाड़ी बीच में ही रास्ते में रुक गई है वहीं पे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ जाऊं, ये सारी चीजें हम जब तक नहीं करेंगे। मैं खुद भी मानता हूं कि अथॉरिटीज की कमी तो है सर, कि बहुत सारे आप ऑटो स्टैंड नहीं दिखते हैं।
एक छोटा सा आप रॉड लगा देते हैं, उस पर ऑटो स्टैंड लिख दिया, तो वो फील नहीं आता है। लोगों को पता नहीं होता आसपास ऑटो स्टैंड कहाँ है। अगर ये पता रहे कि आसपास ऑटो स्टैंड है तो शायद आप या मैं 200 मीटर 300 मीटर चल के वहां रुक जाएंगे। तो वो जो ऑटो स्टैंड नहीं पता होने के कारण, मान लीजिए कोई सेवक रोड में कोई भी फलानी जगह पे रुक जाता है, तो वो ऑटो वहां रुक जाता है। ऑटो जब रुकता है तो सर आप विश्वास कीजिए उससे पीछे की सारी ट्रैफिक रुक जाती है, क्योंकि ऑटो की प्रॉब्लम है वो ऐसे नहीं चल के, वो डायगनली चलती है। तो वो डायगनली जैसे ही जाते हैं तो वो पीछे के ट्रैफिक को डिस्टर्ब करता है। तो ये सारी चीजें हमारे सिविक सेंस में भी हैं और थोड़े अथॉरिटीज को भी ध्यान देना पड़ेगा। बट हाँ, मैं वापस एक चीज का बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाला आदमी हूँ कि सारी चीजें अथॉरिटीज नहीं कर सकती है। ये पब्लिक का भी खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, हमें उसके कैसे ठीक करना है। तो सिविक सेंस के मामले में इन्होंने 6 नंबर दिए हैं। मतलब अगर हम यूं माने कि पास मार्क्स दे चुके हैं, पास कर दिया है इन्होंने, विशाल जी की तरफ से आप पास हैं। अब देखना हमें यह है कि इन्होंने जो मार्क्स दिए उनके आधार पे हम खुश जरूर हो सकते हैं, मगर क्या एक्चुअली क्या हम वाकई हम इस मार्क्स को पाने लायक हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने अंदर मंथन करना होगा और विचार करना होगा, पुनर्विचार करना होगा कि हमें करना क्या है आगे जाके। विशाल जी, जो अगर हम शहर की विकास की बात करें, जिस तरह से गाड़ियां, जिस तरह से ट्रैफिक, जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं और टूरिस्ट भी आते जाते रहते हैं यहाँ पर, सड़कों का विस्तार नहीं हुआ है, पार्किंग की कमी देखी जा रही है, लोग बोलते हैं कि पार्किंग की बहुत कमी है। तो पार्किंग के लिए किस हद तक हम जा सकते हैं समाधान के लेवल में, माने जो है फिलहाल, क्योंकि रोडे सड़कों को हम चौड़ा नहीं कर सकते, अलग से कोई प्रावधान नहीं कर सकते, अभी कोई ज्यादा एक बजट लेकर हम काम नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, समाधान क्या हो सकता है? सर समाधान तो शायद मैं जो बोलूंगा हो सकता है वो पूरी तरह समाधान ना हो, और मैं जो अभी सजेशन देना चाहता हूं उसको एम्प्लॉयमेंट से ना जोड़ा जाए, बिकॉज हम एम्प्लॉयमेंट भी लोगों की हिट नहीं करें और दोनों चीजें हो जाए, वो कभी पॉसिबल है नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो एनक्रोचमेंट्स है, आप देखिए धीरे से हम देखते हैं कि स्टॉल लगता है, वो चक्के वाला स्टॉल रहता है, 2 दिन बाद देखते हैं उसके नीचे 2 ईंटें लग जाती है, जिससे ये समझ में आ जाता है कि भैया ये स्टॉल तो रात को फिक्स हो गया। थोड़े दिन बाद देखते हैं वहां 2-4 बटाम लग जाते हैं, और वो बटाम लगते लगते इस तरह से हो जाता है कि नाले के ऊपर दुकानें ही दुकानें हैं। आप एसएफ रोड की परिक्रमा कीजिए, आप एसएफ रोड जलपाई मोड़ से घूम के जब तक वापस जलपाई मोड़ आएंगे, सर विश्वास कीजिए आपको शायद हाई ट्रेन 12 से 15% या 25% या 30% ही खुला दिखेगा, उसके अलावा सारे इंक्रोचमेंट्स है। तो ये जब तक नहीं हटेगा इसका ऑल्टरनेट सोचा नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसा आपने एकदम सही कहा, रोड नहीं बढ़ सकती, तो रोड नहीं बढ़ सकती तो मैं वापस वही कहना चाहूंगा, रोड को फ्री कर देना पड़ेगा कि वहां लोग नहीं चले। आप जैसे ही लोग आगे देखेंगे 10 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हैं, तो 30 किलोमीटर की स्पीड वाली गाड़ी नहीं चल सकती उसे क्रॉस करके। तो रोड जब तक खाली नहीं होंगे, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन जाए कि ये हमारा ऑटो स्टैंड है, ये हमारा बस स्टैंड है, या ये हमारा स्टॉपेज है जहां पे स्टॉप करेगा, तब तक ये सारी समाधान इसका हो नहीं सकता सर। जैसे आप पार्किंग की बात करें तो देखिए, पार्किंग 2 से 3 साल तो हमें हो गए सुनते हुए, अथॉरिटीज की भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। जो अब बात चल रही है कि एसएफ रोड में हम चौपाटी बनाएंगे, तो आज हमें यह समझने की ज्यादा जरूरत है कि हमें क्या वैकल्पिक पार्किंग एक प्रायोरिटी में चाहिए अथॉरिटी से, या हमें एक चौपाटी चाहिए अथॉरिटी से। तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हमें म्युनिसिपैलिटी को भी ये समझना पड़ेगा कि नहीं, हमारी प्रायोरिटी तो अभी पार्किंग की एक प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि टॉप प्रायोरिटी हमारी पार्किंग है, सेकेंड प्रायोरिटी हमारा इंक्रोचमेंट हटाना है, थर्ड प्रायोरिटी हमारी चौपाटी है। तो इस तरह से हमें प्रायोरिटाइज करके चलना पड़ेगा कि ऐसा कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो 1 साल में कंप्लीट ना हो पाए। अगर हम कोई पार्किंग की व्यवस्था आज भी कोई कल्पना करता है, इंजीनियर से एक डिजाइन ले लेता है, तो मुझे लगता है 1 साल में इतने बढ़िया बढ़िया इंजीनियर्स हैं सिलीगुड़ी में कि वो 1 साल में बना देंगे। तो इस चीज को जब तक हम नहीं करेंगे तो पार्किंग के समाधान, मुझे लगता है कि ये डिस्कस करना या मतलब म्युनिसिपैलिटी लेवल पे भी ये सोचना, ये मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है। क्योंकि जब आप पहले एक सब्जेक्ट कीजिए कि हम पार्किंग का ऑल्टरनेट बना दिया, आप दूसरे सब्जेक्ट में आइए कि हमने ये बना दिया, तीसरे सब्जेक्ट में आइए और उसके बाद बात कीजिए कि अब पार्किंग रिजॉल्व नहीं हो रहा, आप क्या करें। तो दर्शकों मैं बता दूं, विशाल जिस ओर इशारा कर रहे हैं, इनके जो सुझाव है वह कहीं ना कहीं काफी मुझे लग रहा है काफी मैच्योर्ड लेवल में सुझाव दे रहे हैं। बहुत समझदारी से सुझाव दे रहे हैं कि हाँ, हमें किन किन पहलुओं को समझना होगा। सिर्फ सुझाव देने भर से या फिर सोचने भर से या फिर हड़बड़ाकर कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमें 10 बार चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा अथॉरिटी को, उसके बाद ही कुछ ना कुछ किया जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं समस्या वाकई में समाधान की दृष्टि से देखी जा सकती है, वरना इसका कोई समाधान फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसलिए हम
अपने जो चर्चा है इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि विशाल जी जो हैं जो अपने जो सुझाव दे रहे हैं काफी, मुझे लग रहा है काफी अच्छे किस्म से अच्छी सोच के साथ दे रहे हैं और काफी होमवर्क करके आए हैं, मुझे ये भी लग रहा है। तो क्योंकि हमारे कार्यक्रम को इन्होंने देखा है, एपिसोड को भी देखा है, तो अब हम अगर विशाल जैन क्योंकि काफी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, सीए भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो हम इनसे कुछ थोड़ा और अलग हटके भी बात करते हैं। हमारे यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू कलेक्शन होता है जिस लेवल में, तो आपको थोड़ा अंदाजा है कितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है गवर्नमेंट को? सर मैं तो थोड़ा सा ही जो भी ज्ञान रखता हूँ वो जीएसटी में रखता हूँ। तो जीएसटी का लास्ट ईयर जो सिलीगुड़ी कमिश्नरेट है वहां से 2200 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसमें कवर हो जाता है सिलीगुड़ी, इसके अलावा सिक्किम पूरा कवर हो जाता है, इसके अलावा कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और आपका उधर गैंगटॉक सिक्किम में, आपका जलपाईगुड़ी के बाद कुछ बिहार मैंने आपको बताई, इसके अलावा दार्जिलिंग, ये सारी डिविजन्स जो है ये सारे कवर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा रेवेन्यू का संसाधन है यहाँ पे सर, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और बिजनेस यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रो करता है। और उससे ज़्यादा है कि यहाँ पे ईमानदार बिजनेसमैन की कमी नहीं है सर। जो जिस तरह से रेवेन्यू का आपने अगर आप 6 साल का रिकॉर्ड उठा लेंगे, आपको पता चलेगा कि बिजनेस जो ये बार बार बोला जाता है कि बिजनेस टैक्स नहीं देता है, वो किस रूप में और कितने अच्छी तरीके से बिजनेस गवर्नमेंट को कोऑपरेट करता है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट चलती है। तो आपको पता चलेगा कि ये कलेक्शन बताता है सर। तो ये जो इतना बड़ा रेवेन्यू आप जो बता रहे हैं, जो मुझे नहीं पता कि ये ज्यादा बड़ा है या कम है, क्योंकि मैं इसके आंकड़ों के बारे में अनभिज्ञ हूं, मुझे नहीं पता। मगर जब टैक्सेस कलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो घूमकर जनहित में ही कार्यों में लगते हैं। तो आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्ट हमें वापस मिलना चाहिए, हमारे जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें लगना चाहिए? आपको क्या लगता है कि सुविधाएं क्या पर्याप्त हैं फिलहाल? नहीं नहीं सर, सुविधाएं तो पर्याप्त एकदम नहीं बोल सकते हैं। ये शहर में सब कुछ है, सामाजिक तौर पे भी शहर बहुत बड़ा है, आप संस्था वाइज भी बहुत बड़ा है, बिजनेस वाइज भी बड़ा है, टर्नओवर वाइज भी बड़ा है, बट यहाँ फैसिलिटीज नहीं है सर। आप फैसिलिटीज की बात करेंगे तो कुछ नहीं है। आपको पार्क भी खोजना है तो आगे पीछे हो सकता है एक नाम आप बता दें, सुरेशन पार्क, तो बस खत्म है। आप अगर कुछ अच्छी गवर्नमेंट की ऐसी परियोजना की बात करेंगे तो शायद देखने नहीं मिलेगी। आप एक शहर का जो पैरामीटर्स होता है यहाँ हमें नापने का, तो हम ये देखते हैं कि शहर में फैसिलिटीज पर्याप्त नहीं है। पार्किंग की आपने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ रखा है आपने, पार्किंग का। पार्किंग का संसाधन नहीं है, बाहर से गाड़ियां आती है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। मैं भी अगर गाड़ी लेके आता हूँ, मैं सरप्राइज हूँ कि आज मुझे पार्किंग की जगह मिल गई है। नहीं तो हो सकता है पार्किंग की जगह ना मिले, आपको 200 मीटर 300 मीटर आगे जाके घूम के गाड़ी दूसरी साइड पे लगा के फिर आना पड़े। तो ये संसाधन है नहीं सर। तो ये संसाधन बिना गवर्नमेंट कितना भी प्रयास करे, वो तो एक एज अ सिटीजन हमें विफल ही दिखता है। क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है राशन टाइम पे पहुंच रहा हो, बाकी सुख सुविधा सब टाइम पे पहुंच रही है। थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ है, ये नहीं, ये ऑफ हो गया था सर, इस वजह से ऑफिस कनेक्ट कर ऑफ हो गया, ऑन कर दिया। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण एक बार बीच में रोकना पड़ा। हाँ, आप कंटिन्यू। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, संसाधन उतने पर्याप्त नहीं दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि संसाधन तभी पर्याप्त दिखेंगे जब उसमें एक कोशिश नजर आएगी। आपको ऑल्टरनेट पार्क की फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे, जो एक बड़े शहरों में आप देखेंगे, क्योंकि आप सिलीगुड़ी एक बड़ा शहर है, इसका क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे प्लेइंग ग्राउंड्स की सुविधा नहीं है, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं। ठीक से हाँ, माफ कीजिएगा दर्शकों, थोड़ा सा तकनीकी कारणों से साउंड की इशू आ गई थी, इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, संसाधन में यही बोल रहा था संजय जी कि मुझे लगता है कि पर्याप्त तो नहीं है। यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। एक तो पार्किंग का विकल्प इमीडिएटली बनाया जाए, सोचा जा रहा है, कितनी बार ये होता है सक्सेसफुल होगा या नहीं, इतनी ज़्यादा स्टडी तो मुझे लगता नहीं है। एक इंडिया लेवल पे बजट बनाने में भी ज़रूरत पड़ती होगी कि एक ऑल्टरनेट पार्किंग बनाना है तो बनाना है, हमें जंक्शन से अपने बस स्टैंड को बाहर ले जाना है तो ले जाना है।
हमें कोर्ट को स्थानांतरित करना है तो करना है। तो ये जब तक प्रायोरिटाइज नहीं होगा, हम डिटरमाइंड नहीं होंगे कि नहीं हमें ये बदलाव लाना है, तब तक नहीं हो सकता। उसके अलावा मुझे एक लगता है कि ये टोटो जो है, मैं फिर वापस बोल रहा हूँ, मेरा किसी की एम्प्लॉयमेंट पे कि एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आए वैसा करने का इरादा नहीं है, बट टोटो इज अ स्लो मूविंग ट्रैफिक, रीजन फॉर अ स्लो मूविंग ट्रैफिक। तो ये स्लो मूविंग ट्रैफिक जब तक रोड पे रहेगा सर, तब तक तो आपकी पीछे की गाड़ी आप टोटो से आगे ले जा नहीं सकते। तो आपको, मैं ये नहीं बोलता कि टोटो को आप बंद कर दीजिए, टोटो को आप मेन रोड में आने से रोकना पड़ेगा, किसी भी शर्त पे रोकिए, किसी भी रूप में रोकिए। जब तक नहीं होगा तब तक हम डिस्कशन करते रहेंगे। विश्वास कीजिए 5 साल बाद इस शहर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही है। आज और अभी से अगर हम नहीं सोचेंगे तो कल का सुंदर भविष्य हम नहीं दे सकते। तो है कि किस तरीके से हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं आज, तो हमारा कल का जो भविष्य है वह कहीं ना कहीं कंजस्टेड भविष्य नजर आ रहा है मुझे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिकड़ा हुआ। अगर आप सोच के देखें कि आने वाला जो भविष्य है उसकी कल्पना अगर हम करें, तो वाकई में हमें कहीं ना कहीं सिकड़ा हुआ एक छोटा एक माने रेंगता हुआ कहीं ना कहीं भविष्य नजर आ रहा है। मगर इसे अभी समय है हमारे पास, अगर हम अभी सतर्क हो जाएं तो कहीं ना कहीं हम इसे सुधार सकते हैं, क्योंकि हर चीज, कुछ भी ऐसा नहीं है यूनिवर्स में जो कि नामुमकिन हो, क्योंकि नामुमकिन वर्ड इटसेल्फ वो खुद बताता है कि इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल है, उसके अंदर में भी है, आई एम पॉसिबल ऐसा लिखा हुआ है। इन बातों के साथ साथ हम एक चीज और अब जिस विषय पर जाना चाहते हैं, जिस विषय को हम हमेशा करते हैं और जो विषय हमारा इस लोगों में भी नजर आता है, सिलीगुड़ी को ग्रीन दिखाया हुआ है हमने, नमस्ते सिलीगुड़ी में। इसका कारण है कि सिलीगुड़ी को हम ग्रीन देखना चाहते हैं, हरा भरा देखना चाहते हैं, पॉल्यूशन से रहित देखना चाहते हैं। अगर ग्रीनरी ज्यादा होगी तो पॉल्यूशन बाय डिफॉल्ट वो धीरे धीरे चला जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो विशाल जी, विकास के दौर में हम कहीं ना कहीं ग्रीन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ग्रे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं, हमारे परमानेंट क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, हम सरकार के तौर पे हम सोच नहीं सकते या हम इंप्लीमेंट भी नहीं करते, लेकिन एक नागरिक के तौर पे हमारा मकसद यही होता है कि एक नागरिक के तौर पे हम क्या सुझाव दे पाए ताकि सामाजिक पहल में हम उतर सके। सर, मुझे तो एक ये लगता है कि हम कुछ ज्यादा ग्रीन कल्चर की तरफ बढ़ गए हैं, बट उसको एनवायरनमेंट से कितना, उस एनवायरनमेंट को कितना फायदा हो रहा है ये नहीं देखते हैं। जब भी हम अभी पेड़ पौधों की बात करते हैं ना, एक गमला गिफ्ट करना हमें सिर्फ याद आता है, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि उससे कितना ऑक्सीजन निकल जाएगा और कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो कंज्यूम कर लेगा। बात क्या होती है, हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ को सस्टेन नहीं होते हैं, वो मर जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो मुझे लगता है, सिलीगुड़ी के 10 लाख या 12 लाख की आबादी होगी, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, अगर हर कोई ये मान लेना कि हर साल मुझे एक पेड़ लगाना है, मैं अज्यूम करता हूं आपकी उम्र 40 की है, हम 70 साल 75 साल एक उम्र पकड़ते हैं, तो 35 साल, आने वाले 35 साल में आप 35 पेड़ लगाइए, सिर्फ, ज्यादा नहीं लगाने सर। बट इंश्योर कीजिए जब वो 35वें साल भी जाए तो वो 34 पेड़ आपको दिखे सर। इस तरह से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हम ये सोचेंगे कि हम ये गिफ्ट कल्चर, जो एक फूल का पौधा दे देना, एक ऑफिस में फूल का पेड़ लगा लेना, सर इससे तो बाहर की समस्या जो है वो समाधान नहीं होगी। दूसरी चीज है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जब बात आती है ना सर, हम शहर के ऐसे हिस्सों में लगाते हैं जहां तो या तो पेड़ को गाय खा जाती है, या पार्किंग में गाड़ी जब आती है तो रौंदे जाते हैं। तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हमें एक वैकल्पिक चीज ये सोचना पड़ेगा, जिस तरह जंगलों में पेड़ हैं ऑलरेडी, ठीक है, वहीं पे हम क्यों ना रिफॉरेस्टेशन किया जाए। जैसे मैं लायंस क्लब सिलीगुड़ी उदय से भी जुड़ा हुआ हूं। उदय ने 2020 में एक इनिशिएटिव लिया था सर, 2020-21 में, और उस इनिशिएटिव के दौरान हमने 5 लाख सीड बॉल छोटे से बॉल्स आते हैं जिनमें जंगली पेड़ रहते हैं। हमने विचार किया कि सिलीगुड़ी में पेड़ लगा के कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सारे पेड़ चले जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं। एक आपका फाइनेंस भी खराब हो जा रहा है, आपके जो डोनर हैं उनका भी पैसा बर्बाद हो जा रहा है। तो हमने सीड बॉल का कॉन्सेप्ट लिया, जो हमने गूगल में रिसर्च करी तो पता चला अफ्रीका और केनिया में सीड बॉल को हेलीकॉप्टर से जंगलों में फेंक के रिफॉरेस्टेशन किया गया। तो हम और हमारे दोस्तों ने 5 लाख सीड बॉल ऑर्डर करी थी, जो हम जंगलों में गए, हमने दूसरे क्लबों को बांटा, दूसरे संस्थाओं को गिफ्ट किया कि आप जाइए और सिर्फ जंगल में इस सीड बॉल को फेंकना है। आप जब गूगल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा एक सीड बॉल की एफिकेसी 80% है। मतलब अगर आप 5 लाख सीड बॉल डाल रहे हैं तो 4 लाख सीड बॉल तो ग्रो करेंगे। तो आप सोचिए, और आज भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं वो 5 लाख खत्म नहीं हुए हैं,
हो सकता है हमारे पास 20-30 हजार बॉल्स अभी भी पड़ी है। तो इस तरह का वैकल्पिक विचार आना पड़ेगा सर। जस्ट एक जोश में आ गए, नहीं हम तो कल ही चेंज कर देंगे, नहीं होगा सर। चेंज तो तभी होगा, अब हम उस पेड़ की एश्योरेंस नहीं ले सकते, बट वो एक स्टडी के बेसिस पे है। एक स्टडी है कि 80% हम बैड साइड में अगर हम पकड़ लेते हैं कि 50% भी है, हम खुश हैं। हम खुश हैं कि 2.5 लाख पेड़ आए। दूसरा एक सर ये देखा जाता है कि बिल्डिंग्स बनती है, वहां बहुत पेड़ काटे जाते हैं, तो ऑब्वियसली किसी की प्रॉपर्टी है वो पेड़ काट सकते हैं। एक ऐसा कोई सिस्टम अगर बन जाए, ये मैं कल्पना करता हूं, इमेजिन करता हूं कि वो जितने वर्ग फीट है, मान लीजिए 10 कट्ठा की जमीन है, गवर्नमेंट कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कि भैया तुम 10 कट्टे का जमीन में कुछ अगर बनाते हो तो 20 पेड़ आपको जंगल में ये एरिया पे या इस पर्टिकुलर जगह पे लगानी पड़ेगी। मैं नहीं बोलता हूं वो सस्टेन हो जाएंगे, जो एलओसी क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसके साथ ही ये मैंडेटरी कर दिया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन में डाल दिया जाए कि भैया 20 पेड़ आप लगाइए 10 कट्टे के एवज में। मैं ये नहीं बोलता हूं वो 20 पेड़ सस्टेन करेंगे, बट एक कोशिश तो शुरू हो। तीसरी चीज हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स बनती है तब तक उसके आगे पेड़ रहते हैं, बहुत सुंदर पेड़ रहते हैं जो शायद उस बिल्डिंग की रौनक बढ़ा रहते हैं, बट हमें उस बिल्डिंग का फ्रंट देखने का ज्यादा इच्छुक रहते हैं, और धीरे धीरे पता नहीं कब एक रात को देखते हैं वो पेड़ गायब हो गया। तो ये सारी चीजें हैं सर। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने बोला कि रियल एक्सपीरियंस, नमस्ते सिलीगुड़ी में हम रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ इंसिडेंट्स पे देखा है कि बहुत सुंदर एक पेड़ है, अचानक से बिल्डिंग बनी और वो पेड़ रहा ही नहीं। तो विशाल जी जैसा कि बता रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन से रीफॉरेस्टेशन की बात इन्होंने की है। ये एक नई बात इन्होंने उठाई है, और किस तरीके से किया जा सकता है, विदेशों में कैसे हो रहा है, इसको भी हम अमल करके देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हम अगर चेष्टा करें तो जैसा विशाल जी ने सुझाव दिए उस पर अमल हम कर सकते हैं। और आपको बता दें कि विशाल जी 150 से ज्यादा सेमिनार अटेंड कर चुके हैं, माने उसमें एडुकेटर के तौर पे, माने सेमिनार में एडुकेटर के तौर पे लोगों के बीच गए और उन्हें जीएसटी के बारे में बताया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी बढ़िया इनकी शैली है, बात करने का तरीका है, कितनी सोच इनकी डेप्थ में है, इसको हम समझ पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं, मैं जो पढ़ रहा हूं वो इनके बारे में मैंने निकाला है। एक ये ऑथर भी है, मतलब लेखक भी है, एक हैंडबुक ऑन जीएसटी भी इन्होंने लिखा है। इस हैंडबुक ऑफ जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हम? सर ये मैंने अभी तक 2 बुकों में कंट्रीब्यूट किया, मैं को ऑथर रहा हूं। हमने फर्स्ट बुक जो हमने लिखी, हाँ, हमने जो पहली बुक लिखी थी वो हैंडबुक ऑन जीएसटी थे, जिसमें हम 3 लोग साथ में इस बुक को हमने लिखा। तब जीएसटी नया था, तो जब आप बोलते हैं ना ABCD ऑफ जीएसटी, हमने वो लिखा था। हमने कलरफुल बुक बनाई थी। तो कॉन्सेप्ट 2017 में कॉन्सेप्ट ये था कि हमें लोगों तक ये जो भ्रांति है जीएसटी ऐसा है, जीएसटी इतना खतरनाक है, मैं आज भी बोलता हूँ जीएसटी इज अ लवली सब्जेक्ट, तो हमें वो दूर करना था। तो हमने उस टाइम एक 100 पन्नों की बुक बनाई थी जो इंडिया में बहुत जगहों पे हमने सेल करी। दूसरा बुक अभी हमने कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लिखते रहते हैं बुक्स, तो आईसीए की तरफ से दिल्ली से पब्लिकेशन होती है, हमारा उसमें कोई राइट नहीं रहता, बट हम उसमें कंटेंट प्रोवाइडर रहते हैं। तो 20 सीए इंडिया के मिल के हमने कंटेंट प्रोवाइड किया और एक ऐसी बुक निकल के आई जहां पे 500 ऐसे क्वेश्चन, जो संजय जी के क्वेश्चन है कि भैया ये बिजनेस में प्रॉब्लम है जीएसटी से रिलेटेड, तो क्या समाधान हो, रैंडम क्वेश्चन जो हमारे क्वेरीज में आई, उसको रिजॉल्व करके एक बुक में समेटा गया और उस बुक को लोगों तक डिजिटल फॉर्म में भी पहुंचाया गया, ताकि जिसकी भी ये समस्याएं और जिसकी नहीं है और जो फ्यूचर में ये समस्या को भोगने वाले हैं तो उनको एक समाधान मिले। तो हमारा पर्पस ये सेमिनार्स के थ्रू और कुछ नहीं सर, हमारा बस इतना ही उद्देश्य है कि लोगों तक ये जो हार्डशिप है, हम कुछ नहीं करते, 5 दिन हम अपना व्यवसाय करते हैं, हम प्रोफेशन को हैंडल करते हैं, सैटरडे संडे इज आइडल टाइम फॉर अस, तो हम इस 2 दिन में कोशिश करते हैं लोगों तक, बिजनेस तक पहुंच के उनकी हेल्प कर सके, ज्यादा से ज्यादा उनको एडुकेट कर सके, ताकि हो सकता है एक ये भी आप कह सकते हैं कि ज्यादा प्रोफेशनल्स की जरूरत उनको ना पड़े, हो सकता है सिंपल चीजें जो है वो खुद कर ले सर। सेमिनार के लिए अगर आपको कोई निमंत्रण देना चाहता है तो ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या पेड होता है? नहीं सर, ये तो एकदम ऑनर मतलब वॉलंटरी होता है। इसमें ये जस्ट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, हम भी सीखते हैं लोगों से, लोगों के सवाल आते हैं तो हमें भी पता चलता है कुछ, तो इसमें मॉनिटरी तो कोई बात ही नहीं है। ये सैटरडे संडे वी डू इट वॉलंटरीली, और भी हमारे सिलीगुड़ी के बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव रहता है। हमारा आईसीआई सिलीगुड़ी ब्रांच जो है वो रेगुलर ऐसे सेमिनार्स भी करता है, जो बिजनेस ग्रुप में भी करता है, अपने मेंबर्स के लिए भी करता है, बिजनेस डिपार्टमेंट्स के लिए भी करता है, जहां पे हमारे फैकल्टीज खुद जाके लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि ये ऐसी सुविधाएं हैं। तो जो दर्शक नए सिरे से जुड़े हैं उन्हें बता दें, हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़े हैं उनका नाम है विशाल जैन, और विशाल जैन पेशे से सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और समाज सेवा में भी काफी अग्रसर भूमिका निभाते हैं और काफी एक्टिव हैं।
अगर कहा जाए तो और साथ ही साथ बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और आज इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, इनसे हम चर्चा कर रहे हैं हमारे शहर के बारे में कि शहर में हम किस तरह से और थोड़ा सा बदलाव लाकर और ज्यादा इसे बेहतर बना सकते हैं। ज्यादा जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबल जो ऑप्शंस है उनको ही थोड़ा सा बदल कर कैसे हम इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारे आने वाला जो भविष्य है उसमें हम और बेहतर और ज्यादा क्लीन और ज्यादा साफ सुथरा सिलीगुड़ी देख पाए। सिलीगुड़ी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जैसा जो आपने कहा कि जो मेरा क्वेश्चन था कल भी एक मैंने किया था और आपने उसमें कहा भी कि लोग जिस तरह से अभी फैशन बन गया है कि आप किसी भी समारोह के दौरान या किसी भी गेस्ट को आप पेड़ दे दो, पौधे दे दो, लगा देते हैं। अभी भी लगातार चल रहा है, ये एक फैशन की तरह है। मैं इसको फैशन के रूप में ही कहूंगा क्योंकि फैशन से कर्तव्य के रूप में तब तक यह परिणित नहीं होगा जब तक हम इसको देने के बाद उसके बारे में बताए नहीं कि ये पेड़ किस चीज का है, इसे कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, इसका संरक्षण कैसे करें और उसे बड़ा ना करें। तो कहीं ना कहीं यह एक फैशन शो के रूप में ही आएगा। आपने भी कहा इसके बारे में। तो ऐसा जो संस्थाएं जो कर रही हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए सिलीगुड़ी में संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है और संस्थाओं लेवल पे भी संस्था स्टेज पे ये सब होता भी नहीं है, ये सब तो पर्सनल लेवल पे होता है। संस्था लेवल पे बहुत अच्छा काम होता है पेड़ पे। बस मैं तो यही चाहूंगा कि सारी संस्थाएं मिल जाएं और कुछ ऐसा कीर्तिमान कर दें कि इतने पेड़ लगा दें। बट वही बात है, पेड़ लगा दें नहीं। जो मैंने बोला कि संजय जी 35 साल बाद जब पेड़ लगाने जाएंगे तो उनके 34 वर्षों की जो एक जर्नी है वो उन्हें दिखाई दे। हो सकता है 1 पेड़ मर गया, 2 पेड़ मर गया, 10 पेड़ मर गया, बट संजय जी को खुद को ये आश्वासन देना है कि देख भाई 24 पेड़ मेरे खड़े हैं। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम टू द सोसाइटी। तो विशाल जी से हम बात कर रहे हैं, विशाल जैन जो कि सीए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी, सिलीगुड़ी का जो नाम है, जो सिलीगुड़ी, जैसा हमने नमस्ते सिलीगुड़ी में भी जोड़ा है, नमस्ते सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी की जो आन बान शान या फिर जो हम बात करें कि सिलीगुड़ी का जो एक राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक नाम है, अलग ही नाम है, क्योंकि चिकन नेक है या फिर और भी कारणों से इसे देखिए बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण सिलीगुड़ी को जाना जाता है। टी टिम्बर टूरिज्म, ये दार्जिलिंग को जाना जाता है, लेकिन साथ साथ सिलीगुड़ी का भी इसमें कहीं ना कहीं नाम आता है। ट्रांजिट पॉइंट के रूप में आता है, टूरिस्ट पॉइंट के रूप में आता है। मगर बावजूद उसके जो सवाल मैं अभी बोलने जा रहा हूं, हर बार बोलता हूं और इसका मकसद एक ही है। हमारा मकसद है कि सिलीगुड़ी के लिए अपना एक नाम हो किसी भी स्टेशन पे, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो चाहे एयरपोर्ट पे हो। तो ऐसा होने से क्या बेनिफिट होंगे हमें या नहीं होने से भी चलेगा? अब क्या लगता है? मुझे नहीं लगता सर, मैं इसके एकदम मुझे लगता ही नहीं है कि इसकी जरूरत है। अब तो ऐसा है ना, सिलीगुड़ी स्टेशन बोलने से ऑड फीलिंग होगी। हमारे पिताजी हमें बोलते हैं एनजेपी जाना है, हम खुश हैं। सिलीगुड़ी स्टेशन बोल देता तो माइंड में आता है कि जंक्शन जाना है। तो बात है कि नाम चेंज होने से, आज वेनस मोड़ का नाम चेंज मान लीजिए हुआ, सेवक मोड़ का नाम चेंज हुआ, पानी टंकी मोड़ का नाम चेंज हुआ, आज कौन से नाम से आप जानते हैं उसे, ये देखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नाम चेंज होने से कुछ नहीं होता। मैं इस बात का जरूर एक पक्षधर हूं कि एक कंफ्यूजन रहता है। हमारे रिलेटिव जब आते हैं, टिकट बनाना होता है रेलवे की, तो बोलते हैं कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन चूज करना है, तो हमको बताना पड़ता है न्यू जलपाईगुड़ी। अब वो जो एयरपोर्ट से आते हैं तो वो एक जरूर पूछते हैं कि ये एयरपोर्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, कौन सा एयरपोर्ट है? बागडोगरा। ये बस एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सिलीगुड़ी को आज आइडेंटिटी की प्रॉब्लम नहीं है सर। सिलीगुड़ी आपने जो बताया उसी को मैं आगे ले जाता हूं। सिलीगुड़ी एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। सिलीगुड़ी से भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जबरदस्त एक्सपोर्ट होता है। ये एक बहुत बड़ा वाणिज्य केंद्र है। यहाँ से बहुत ह्यूज एक्सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट की रेवेन्यूज की झोली में बहुत कुछ जाता है। सिलीगुड़ी का अपना एक आइडेंटिटी है, टी टूरिज्म। और आपने जो बोला टूरिस्ट जो इतने आते हैं, ये ऑलरेडी एक मतलब इतने ज्यादा विस्तारित रूप से है। अगर हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नहीं भी हो तो मेरे को लगता है कि हम ऑलरेडी मौज में हैं। सिलीगुड़ी बिजनेस के हिसाब से बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, ये है कि जो समस्याओं पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो सॉर्ट आउट होंगे तो मुझे लगता है कि 10 में से 11 स्टार सिलीगुड़ी को जरूर मिलेगा। तो विशाल जी हमारी बात से सहमत हैं भी और नहीं भी, मैंने दोनों तरीके से हैं, और हम भी इनकी बात से सहमत है भी और नहीं भी। हम भी दोनों ही पहलुओं को मानकर चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी ही डिमांड है, ऐसा नहीं है, डिमांड नहीं है, ये एक सुझाव है जिस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि एक आम जनता के तौर पे हम चर्चा कर सकते हैं। अब इसे यह कितना प्रैक्टिकल है या कितना अनप्रैक्टिकल है, यह तो विषय है प्रशासन का, यह उनकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। अब चलते चलते, क्योंकि समय हो गया है, काफी लंबा समय हो गया, अगर
जैसा हम हर बार अपने मेहमान से कहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से सीधे रूबरू होकर अगर कोई जहन में आपके कोई बात हो जो आप कह नहीं पाए हो, अभी भूल गए हो, या आखिरी तौर पे आप कोई निवेदन, आवेदन या अपनी तरफ से प्रतिवेदन करना चाहते हो, तो सीधे तौर पे नमस्ते सिलीगुड़ी कह के आप कर सकते हो। नमस्ते सिलीगुड़ी। संजय जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा जो मैंने पहले कहा, साल में एक ही पेड़ लगाएं पर उसको बचाएं, और जितनी हमारी उम्र बच गई है उतने पेड़ लगाएं, और जितनी बार लगाएं पीछे जो पेड़ लगाए थे उनका ध्यान रखें। पहला ये कहना चाहूंगा। दूसरा कहना चाहूंगा, ट्रैफिक नियम ये मत देखिए अथॉरिटीज क्या कर रहे हैं, ये मत देखिए संजय जी ने ट्रैफिक फॉलो किया या नहीं। हम खुद अपने आप को, इसलिए हम अपने आप को ड्यूटी बाउंड कर ले कि हम फॉलो करेंगे। ये अगर हम करते हैं तो आप विश्वास कीजिए, नमस्ते सिलीगुड़ी नहीं, एक दूसरे बोलेंगे नमस्कार सिलीगुड़ी, इस रूप में हम चले जाएंगे। थैंक यू संजय जी। धन्यवाद विशाल जैन जो कि हमारे साथ इतनी देर से बने हुए थे। विशाल एक युवा सोशल वर्कर हैं और साथ ही साथ सीए भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और बहुत सारी अनगिनत संस्थाओं के साथ जुड़े हैं। हमारे पास इनकी जो लिस्ट है बहुत लंबी है, हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे। तो इस उम्र में भी इन्होंने जो जिस तरह से जोश में ये कार्य कर रहे हैं सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर, और साथ ही साथ अपने जो प्रोफेशनल क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वह भी सराहनीय है। इसलिए हमने इनको आमंत्रित किया था हमारे कार्यक्रम में, और इनका अपॉइंटमेंट कई बार हमने लिया, लेकिन आखिर में इनका अपॉइंटमेंट मिला। यह हमारा सौभाग्य है खबर समय का कि आप आए और हमारे इस कार्यक्रम में जो कि सिलीगुड़ी से जुड़ा हुआ एक अपना एक चर्चा का मंच है, जिसमें हम सुझाव भी देते हैं और विचार भी रखते हैं और विचार करते भी हैं। हर पहलुओं को देखते हैं हम, ताकि हमारा एक ही जो मकसद है, जो हमारा मकसद है कि सिलीगुड़ी ग्रीन हो। अपने शहर की हम बात करें, एक हल्के फुल्के माहौल में हम अपने शहर के बारे में जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं उन पर चर्चा भी कर दें, क्योंकि ये चर्चा हमने देखा था कि कहीं ना कहीं चाय की दुकानों में या फिर कैफे में बैठकर होती थी, तो उन बातों का कहीं ना कहीं कोई मकसद रहता नहीं था, वह जस्ट कॉफी शेयरिंग या फिर टाइम पास करने के लिए बातें होती थी। उस बातों को हमने ये मंच दिया है ताकि इस मंच से जब लोग बात सुने तो कम से कम कहीं ना कहीं उनके अंदर में थोड़ी सी एक भावना तो जागेगी कि हाँ, हमें सिविक सेंस के बारे में बात करनी है, हमें पौधे लगाने के बारे में बात करनी है, हमारे सिलीगुड़ी के बारे में बात करनी है, कैसे हम जाम मुक्त करें, कैसे हम पार्किंग पर बात करें। तो यही हमारा मकसद था और यही हमारा मकसद रहेगा, क्योंकि खबर समय हर समय सोचता है अपने शहर के बारे में, अपने दर्शकों के बारे में। जितना ज्यादा हो सके हम जुड़ना चाहते हैं आपके स्वार्थ से, आपके हित में जो कार्य होते हैं उनसे। तो आप यूं ही देखते रहिए हमारे हर कार्यक्रम को और हमें दीजिए आज्ञा, देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।